न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद शाम की खबरों। एक नजर आज की हेडलाइंस की। पीएम मोदी का किसानों को बड़ा तोहफा, सेना के शौर्य को सलाम, लेकिन मोदी सरकार ने अमेरिका का दबाव क्यों माना, बोले सुरजेवाला। हमास ने माना अमेरिका का नया प्रस्ताव। तो खबरें विस्तार से। पीएम मोदी का किसानों को बड़ा तोहफा। पीएम मोदी ने देश के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट बैठक करते हुए कई बड़े फैसले लिए। पीएम ने खरीफ फसल पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करते हुए लागत से 50% अधिक MSP को मंजूरी दी। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बात की। इस दौरान केंद्रीय रेल मंत्री ने बताया कि बैठक में पीएम मोदी ने 5 अहम फैसले लिए। इसमें किसानों को कृषि ऋण में ब्याज में छूट दिए जाने का भी ऐलान किया। नए MSP से सरकार पर 2,07,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। यह पिछले फसल सीजन की तुलना में 7,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि MSP फसल की लागत से कम 50% ज्यादा हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। साथियों नमस्कार। आज की कैबिनेट मीटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण 5 फैसले लिए गए। समरी चाहिए तो आज उन सारे फैसलों की यहाँ समरी है। किसानों के वेलफेयर के लिए 2 बड़े फैसले लिए गए। खरीफ की MSP, दूसरा इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम और 3 इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं। एक 4 लेन हाईवे है और दूसरा और बाकी 2 रेलवे की लाइंस हैं। मैं सब पे डिटेल्स में आऊँगा एक एक करके। सबसे पहले साथियों, खरीफ के लिए किसानों के लिए बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है। आप सब जानते हैं कि खरीफ की फसल में जिस तरह से पिछले 10-11 वर्षों में मैसिव वृद्धि की गई है MSP की, उसी कड़ी में CACP की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए आज कैबिनेट में MSP अप्रूव हुआ है। टोटल अमाउंट इसका 2,07,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट किया गया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, कम से कम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है। तो जितने भी क्रॉप्स हैं, हर एक क्रॉप के लिए कॉस्ट से 50% अधिक, कॉस्ट प्लस 50%, इस चीज का ध्यान रखा गया है। CACP अपना एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन देखते हैं, ओवरऑल ग्लोबल प्राइसेस देखते हैं, भारत में कॉस्ट कितनी आती है उस सबको देखते हैं। इन सब को देख के रिकमेंडेशन करते हैं। ये इंडिविजुअल क्रॉप्स की MSP है, 3 भाग में है। पहला भाग है सीरियल्स यानी फूड ग्रेन्स, उसमें पैडी, ज्वार, बाजरा, रागी और मेज, इन सब की MSP आपके सामने है। आप सब जगह देखेंगे जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और उसके बेसिस पे MSP, कॉस्ट के ऊपर MSP कितना है वो लास्ट कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 50%, कुछ केसेस में 63%, कहीं पे 59% ओवर एंड अबव दी कॉस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ऐसा कि ऐसा फिनोमिनन पल्सेस और फाइबर क्रॉप्स में भी है, जहां पर क्रॉप्स लिए गए हैं तूर, मूंग, उड़द और कॉटन। इनमें भी कॉस्ट प्लस 50%, कम से कम 59% है, कहीं पे 53% है, मिनिमम 50% तो कॉस्ट से अधिक है ही है। तीसरा ग्रुप है क्रॉप्स का, ये है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स में ग्राउंडनट, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन येलो, सेसमी सीड और नाइजर सीड, इन सब में भी कॉस्ट प्लस 50% का पूरा ध्यान रखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण साथियों, क्योंकि किसानों को उनकी उपज का एक उचित मूल्य मिले, इसके लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है और 10 वर्षों में इस प्रतिबद्धता को बहुत अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया है। अगर हम तब की बात और अब की बात देखें, 2004 से 14 का टोटल आप पीरियड लें और
14 से 25 का पीरियड लें, आप देखेंगे एक एक क्रॉप पे पैडी 3 गुने से भी ज्यादा, जहां 4,44,000 करोड़ था वहां 14,16,000 करोड़ दिया गया किसानों को इस पीरियड में। व्हीट गेहूं में 2,56,000 की जगह 5,65,000 करोड़ दिया गया, यानी 2 गुने से ज्यादा। पल्सेस दालों में मात्र 1,900 करोड़ देते थे तब के समय में, अब है 98,000 करोड़, 51 गुना ज्यादा, 51 गुना ज्यादा, बहुत बड़ा नंबर है। ऑयल सीड्स में भी 9,000 करोड़ की जगह 65,000 करोड़, यानी 7 गुने से ज्यादा। कॉमर्शियल क्रॉप्स जूट, कोपरा, कॉटन 26,000 करोड़ की जगह 1,33,000 करोड़, यानी 5 गुने। ओवरऑल सभी एमएसपी, सभी क्रॉप्स की अगर हम देखें, तो एमएसपी में जहां 4 से 14 में 7,41,000 करोड़ दिए जाते थे, 14 से 25 में 23,61,000 करोड़ रुपए दिए गए। खरीफ में हो, रबी में हो, ओवरऑल क्रॉप में हो, चाहे सीरियल्स हो, पल्सेस हो, ऑयल सीड्स हो, सभी में इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के प्रति, अन्नदाताओं के प्रति एक बड़ी प्रतिबद्धता दिखाई है। मेड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द एमएसपी, committed to making the MSP 50% more than the cost of production, and the absolute amounts which have been given have been significantly higher than the amount given during the previous in the decade before 2014. So that's a very big change जो इन 10 वर्षों में देखा गया है। सेकेंड, आज की कैबिनेट अप्रूवल के लिए जो कैबिनेट में अप्रूव हुआ है वो है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। आप सब जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड जब श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे तब इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके कारण किसानों को वर्किंग कैपिटल मिलना बहुत आसान हुआ। आराम से बहुत ही किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में, इनमें सब में जाके एक आसानी से लोन मिले, आसानी से वर्किंग कैपिटल मिले, वो व्यवस्था बनी। और उसके कारण बड़ी मात्रा में किसान जो एक इनफॉर्मल सेक्टर था क्रेडिट का, उनके चंगुल से बाहर आया। और इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के जरिए से किसानों की कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल को कम किया गया है। द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल हैज बीन रिड्यूस्ड बाय हैविंग दिस इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इफेक्टिवली 4% पर 2 लाख रुपए तक का लोन मिले, किसानों को कैपिटल मिले, वो ध्यान रखा गया है इस स्कीम में। 7% नॉमिनल रेट है, उसमें 1.5% सबवेंशन है और 3% है प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव। इफेक्टिवली जो निकला है उसमें यह है कि करीब करीब 4% पे किसानों को 2 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। 449 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस स्कीम में जुड़े हुए हैं। एक पोर्टल है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से इसमें काम होता है, एंड दिस हैज रियली मेड अ वेरी बिग डिफरेंस इन दी लाइव्स ऑफ फार्मर्स। फार्मर अपने किस खेती के लिए बीज हो, सामान हो, फर्टिलाइजर हो, वेयर हाउस में रखने के लिए जो किराया चाहिए वो हो, कुछ भी, जितने भी किसानों के जो मेजर एक्टिविटीज होती हैं उन सब के लिए जो कैपिटल चाहिए वो कैपिटल इसमें होता है। इसमें जो ओवरऑल बेनिफिट मिला है इन 10 वर्षों में वो भी अगर आप देखें तो करीब करीब 7 करोड़ 71 लाख 7 करोड़ 70 लाख फार्मर्स हैव बीन बेनिफिटेड बाय दिस स्कीम। आप सोचो इंक्लूसिव ग्रोथ की कितनी बड़ी स्कीम है ये। कैसे छोटे फार्मर, मार्जिनल फार्मर्स, उनको एक अच्छे मेन स्ट्रीम में लाकर उनकी मदद करना, उनको कैपिटल देना, उनके लिए एक बहुत ही स्मूथ प्रोसेस बनाना, दैट इज अ मेजर अचीवमेंट ऑफ दिस। टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट यानी टोटल कैपिटल जो अब तक किसानों को मिला है, क्रेडिट जो मिला है वो करीब करीब 10 लाख करोड़ का है, विच इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट।
आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले किसान क्रेडिट कार्ड का एक्सटेंशन किया गया था डेयरी फार्मिंग और फिशरीज के लिए। कुछ ही वर्षों पहले की बात है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक कैबिनेट डिसीजन के दौरान ध्यान है मुझे। तो डेयरी अकाउंट्स आउट ऑफ द 7.71 crore is 47 lakhs and fisheries accounts are about 4,68,000। ये भी बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। मैं तीसरा फैसला उस पर आता हूँ। साथियों, आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम पोर्ट है, NH67, उसका जो लास्ट सेक्शन है दैट वाज अ बॉटलनेक। उस करीब करीब अराउंड 105 किलोमीटर्स, इसको आज अप्रूव किया गया है 4 लेन हाईवे के तौर पे। मैप पे अगर हम देखें तो मैप पे आप देखेंगे दिस इज दी कृष्णापट्टनम पोर्ट। ये कृष्णापट्टनम पोर्ट है, ये एंड पॉइंट ऑफ NH67 है। और उसमें जो ऊपर वाली लाइन आप देख रहे थे उसमें दिक्कत थी, काफ़ी कंजेस्टेड 2 लेन का था। सो आज जो अप्रूव हुआ है, ये नया अलाइनमेंट अप्रूव हुआ है, बडवेल से नेल्लोर तक 4 लेन हाईवे। इसमें से कुछ पोर्शन ग्रीनफील्ड नया बनेगा और कुछ पोर्शन इसमें आपके अपग्रेड होगा। 20 आउट ऑफ द 108 किलोमीटर्स 23 किलोमीटर अपग्रेड होगा और 85 किलोमीटर ग्रीनफील्ड नया एक हाईवे बनेगा। टोटल कॉस्ट 3,653 करोड़ का इसका इन्वेस्टमेंट होगा। BOT बेसिस पे ये बनेगा और इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। 3 बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, VCIC, HBIC और CBIC। इन तीनों को इससे कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा जो नॉर्दर्न कर्नाटक के मेजर इकोनॉमिक हब्स हैं, हुबली, होसपेट, बेल्लारी, गोटी, कड़पा और नेल्लोर और गुटी, नेल्लोर कड़पा आते आते आंध्रा आ गया। तो नॉर्दर्न कर्नाटक के जो इकोनॉमिक हब्स हैं उनको भी पोर्ट कनेक्टिविटी का बेनिफिट इस प्रोजेक्ट से मिलेगा। मैं आता हूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे। ये है रतलाम से नागदा सेक्शन है रेलवे का, इसका 4 लाइनिंग क्वाड्रुपलिंग। आप सब जानते हैं PM गतिशक्ति मास्टर प्लान एक ऐसा टेक्नोलॉजी एक नया बना है जिसमें करीब 700 के आसपास लेयर्स हैं, जिनको ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की टेक्नोलॉजी में लाकर बहुत आसानी से, बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। तो देश के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन सेंटर्स हैं और देश के जितने भी इम्पोर्टेंट कंजम्पशन सेंटर्स हैं, उन सबको इस पे मैप करने के बाद में देश में रेलवे के नेटवर्क में जहाँ जहाँ गैप्स निकल रहे हैं उन सब गैप्स को एक एक करके प्रोजेक्ट्स लाके फिलअप किया जा रहा है। आपने देखा होगा पिछले कई कैबिनेट में एक एक करके सेक्शन आ रहा है जिसमें या तो डबलिंग हो रही है या 3rd लाइन 4th लाइन आ रही है। तो आज 3rd लाइन 4th लाइन यानी क्वाड्रुपलिंग के 4 लाइनिंग के 2 प्रोजेक्ट्स हैं। पहला है रतलाम नागदा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है क्योंकि ये दिल्ली से मुंबई का जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर को कनेक्ट करने वाला है। और रतलाम जो मध्य प्रदेश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है, इस जंक्शन की खासियत है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों डायरेक्शंस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। नॉर्थ में नागदा, साउथ में बड़ौदा, ईस्ट में इंदौर और वेस्ट में चित्तौड़गढ़ इसके नेक्स्ट जंक्शंस हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्रूशियल पार्ट है मुंबई से दिल्ली के कॉरिडोर का। इसको 4 लाइनिंग करेंगे जिससे कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी। एक बीच में एक बॉटलनेक जो ये पोर्शन था वो पोर्शन कंप्लीट होगा। ज़्यादा बड़ा सेक्शन नहीं है, 41 किलोमीटर का है, बट इसकी क्रिटिकलिटी बहुत है। 1018 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। और मैप पे अगर आप देखें तो ये भारत का रेलवे का मैप है और इसमें दिल्ली मुंबई सेक्शन के अंदर यहाँ पर ये रतलाम से नागदा का सेक्शन आपको दिखाई देगा। नीचे बड़ौदा की तरफ जाते हैं, इस तरफ इंदौर और नागदा, और नॉर्थ की इस तरफ जाएं तो चित्तौड़गढ़। ये रतलाम जंक्शन आपको बीच में दिखाई दे रहा है। ये क्रिटिकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसके 4 लाइनिंग होने से
ट्रैफिक का फ्लो सिग्निफिकेंट बढ़ेगा, जो कंजेशन है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे आता हूँ, लास्ट प्रोजेक्ट है, ये भी 4 लाइनिंग का है, वर्धा से बल्लार शाह। वर्धा से बल्लार शाह भी आप जानते हैं, जो मुंबई से दिल्ली से चेन्नई का जो ट्रंक रूट है, दिल्ली से चेन्नई का ट्रंक रूट है, उस पर ये प्रोजेक्ट है। अगर मैप पे देखें तो दिल्ली से चेन्नई का ये ट्रंक रूट आपको दिखाई देगा। वर्धा बल्लार शाह दोनों महाराष्ट्र में है। और ये प्रोजेक्ट, ये वाला आपको सेक्शन दिखाई देगा, हाईली कंजेस्टेड सेक्शन है, से 2 डबल है ऑलरेडी, 3rd लाइन भी बन रही है अभी, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे और कैपेसिटी चाहिए, इसलिए इसको कैपेसिटी बढ़ाने के लिए वर्धा से बल्लार शाह का 4 लाइनिंग का प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुआ है। इसमें 135 किलोमीटर की टोटल लेंथ है और 2381 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होएगा। करीब करीब 11 मिलियन टन्स का एडिशनल कार्गो भी इससे आएगा। हाईली वायबल प्रोजेक्ट है, इसको अगले 3 से 4 वर्षों में कंप्लीट किया जाएगा। ये साथियों 5 प्रोजेक्ट्स आज अप्रूव हुए। और जैसा आप जानते हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स किए हैं पिछले कुछ महीनों में। जून 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक 3rd टर्म स्टार्ट हुई। उसके बाद से करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं इंफ्रा में। और ये पूरी इसकी समरी आपके सामने। मेट्रो है, इसमें रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, रोपवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं और वाडवन पोर्ट करके कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। साथ ही साथ किसानों के लिए भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए इन करीब करीब पिछले 1 साल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 3rd टर्म में। और इसमें अगर आप सीरीज ऑफ डिसीजंस लें, 3 पेज में जाती है टोटल, ये करीब करीब 8,80,000 करोड़ रुपए के फैसले अब तक लिए गए हैं। सिग्निफिकेंट है ये, किसानों के जीवन में एक उत्तम एक अच्छा लाभ मिले, अच्छा इसका उपयोग हो। मैं अब क्वेश्चंस लूंगा और क्वेश्चंस में जैसा हमने पहले प्रोटोकॉल बनाया था, 1st रो, 2nd रो, 3rd रो, 4th रो, इस तरह से चलेंगे। हम 1st रो में स्टार्ट करेंगे, इस तरफ से स्टार्ट करें। हाँ, इधर से स्टार्ट करें। आपका कोई क्वेश्चन? इधर 1st रो, 1st रो सेंटर, 1st रो लेफ्ट। हाँ, इसके बाद में 2nd रो लेफ्ट से चालू करेंगे ऐसे, फिर 3rd रो ऐसे करेंगे। मैं तरुण शर्मा हूँ जी बिजनेस से। सर, जो आपका दूसरा फैसला है MISS के लिए, सर एक तो सर ये क्या 1 साल का पीरियड के लिए रखा गया है? दूसरा सर, ये 1 साल का आज अप्रूवल है और उसका अमाउंट 15,000 करोड़ 1 साल के हिसाब से 15,642 करोड़। सर इसके साथ सर बजट के अंदर सर अनाउंसमेंट हुआ था किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 3 लाख से 5 लाख रुपए की लिमिट बढ़ाने का। अप्रूवल हो चुका ऑलरेडी वो। हाँ, इसका अगर आप देखें, 3 लाख फॉर 3 लाख रुपीज फॉर क्रॉप्स इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर एंड अप टू 2 लाख फॉर अलाइड सेक्टर्स। ये करेक्ट है ना? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अप टू 3 लाख है ये अभी तक। ठीक, ये इज करेक्टेड है, अप टू 3 लाख। ठीक है सर, थैंक यू। सेकेंड रो में कोई? अच्छा, आप उधर से 2nd रो उधर। सेकेंड रो में Sir, with this massive rail expansion program, what is the total length of rail line in the country now? करीब करीब 1,11,000 किलोमीटर तक ट्रैक लेंथ आ चुकी है और करीब डेली बढ़ ही रही है। With this inclusion, it will touch 1.5, sir? ना, करीब करीब जितने अप्रूव्ड है प्रोजेक्ट्स, हाँ। वो सारे कंप्लीट होने में तो हर 1 साल हर महीने कंप्लीट हो रहे हैं। मैं आपको जैसे जैसे बढ़ती जाएगी बताता जाऊँ। Thank you, sir. एक और इसका एक सिग्निफिकेंट करोलरी है। इस साल हम भारतीय रेलवे वर्ल्ड में 2nd लार्जेस्ट कार्गो कैरिंग रेलवे बनी है, US को पीछे रख के। 1.6 बिलियन टन्स
1612 मिलियन टन कार्गो कैरी किया पिछले साल, और ये एक डिसाइसिव जंप है। 10 साल पहले अगर देखो तो 1000 के आसपास रहता था, और इसका एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। जो सबसे बड़ा 1.6 बिलियन, 1612 मिलियन, 1612 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो, 1612 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो, और इसका एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। बिकॉज एज यू नो, व्हेन यू कंपेयर हाईवे एंड रेलवे, आपका एनवायरनमेंट CO2 emissions are practically 95% less in railways. 95% कम होता है रेलवेज में। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है, और कंट्री की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में भी इसका बेनिफिट मिलता है। बिकॉज कॉस्ट बाय ट्रांसपोर्टेशन जो रेलवे और हाईवे को कंपैरिजन करो तो रेलवे की कॉस्ट आधे से कम है। सो दैट्स अ वेरी बिग बेनिफिट फॉर द कंट्री। 4 4 कोई नहीं 4 आप। सर कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। जो एग्रो फार्मिंग सेक्टर में पल्सेस के लिए हमने 98,000 करोड़ रुपए दिए हैं, उससे एक डिमांड और सप्लाई का एक बड़ा गैप दिखता है। जितने हमने पैसे दिए हैं उससे ऐसा लगता है कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो अप्रोप्रिएट नहीं हो पा रहा है जितना कंजम्पशन होना चाहिए। देखिए, पल्सेस का जो बड़ा है ना प्रोडक्शन, उसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। आप देखें, अगर 10 साल पहले इस सेक्टर को टोटली निगलेक्ट किया जाता था, इंपोर्ट पे पूरी तरह से डिपेंडेंस थी। अब इंपोर्ट पे डिपेंडेंस कम हो रही है क्योंकि अपना खुद का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपने देखा होगा पल्सेस की कैटेगरीज में तूर, मूंग, उड़द, इन तीनों में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है परसेंटेज ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका बहुत एक सिग्निफिकेंट फ़ायदा ज़मीन पे मिल रहा है। आज डिस्कशन के दौरान में भी ये बात आई थी कि पल्सेस के प्रोडक्शन के बढ़ने से हमारी देश की आत्मनिर्भरता इसमें बढ़ रही है। Sir, just want to understand where in terms of freight loading currently we stand, sir, because as per National Rail Plan, you are eyeing to have a 45% of share by 2030, where railways currently stand. Secondly, sir, the two sectors which has been approved, it is going to benefit the passenger or the cargo movement. दोनों को बेनिफिट करेगा, पैसेंजर्स को भी बेनिफिट करेगा, कार्गो को भी बेनिफिट करेगा। ये दोनों के दोनों ऐसे सेक्शंस हैं जो दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से चेन्नई, ये दोनों के दोनों सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पर हैवी डिमांड रहती है पैसेंजर मूवमेंट के लिए भी और कार्गो मूवमेंट के लिए भी। तो दोनों को सिग्निफिकेंट बेनिफिट करेगा। एज आई सेड, वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड अ मेजर माइलस्टोन। वी हैव बिकम सेकंड लार्जेस्ट कार्गो कैरिंग रेलवे इन द वर्ल्ड by carrying 1612 million tons in the previous financial year, which closed on 31st March. चलिए नेक्स्ट 166। सर, ये जो MSP बढ़ाया गया है तो इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो शामिल है या खेत से सीधे उठाएंगे उसका कॉस्ट शामिल है? कैलकुलेट कैसे किया गया है इसका लागत, इसकी कैलकुलेशन? CACP का फॉर्मूला बहुत स्टैंडर्ड है, बड़े साइंटिस्ट इसमें बैठते हैं, खेती को, किसानी को बहुत अच्छे से समझने वाले लोग बैठते हैं, वो इसका कंप्लीट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट करके उसके बेसिस पे रिकमेंड करते हैं। अपना परिचय भी देते। थर्ड रो में कोई? सर मुकेश कौशिक हूँ मैं, दैनिक भास्कर से। आपका जो MSP पैटर्न देखा हो उसमें सब में प्रोडक्शन लागत का 50% या उससे ऊपर दिया गया है, यानी कि एक तरह से सरकार ने घोषित रूप से स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को मान लिया है कि 50% से ऊपर सरकार दिया ही करेगी। और क्या ये कदम MSP को लीगल गारंटी की दिशा में है? अघोषित क्यों कहा आपने? घोषित रूप से मान लिया है ऑलरेडी। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो MSP के लिए कमिटमेंट किया है, वो कमिटमेंट आपके सामने बहुत स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वेदर इट इज इन दी computation of MSP or whether it is in the amount which have been disbursed since 2014, इन दोनों को अगर आप देखें, ये नंबर भी आपके सामने जरूर डिटेल में देखना चाहिए आपको, कितने गुना दिया है 2004 से 14 के कंपैरिजन।
ये तो प्रतिबद्धता है किसानों के प्रति। और कोई 17। सर पूनम हूँ अमर उजाला से। ये जो आज एमएसपी खरीफ की दी है, इसमें देखने में आया है कि इस मर्तबा भी अभी जो गेहूं की खरीद हो रही है वो एमएसपी से ऊपर जा रही है, किसान को लाभ मिल रहा है। वहीं धान है और भी फसलें, तो क्या सरकार कोई ऐसी योजना पे भी काम कर रही है कि जो भी फसलों के दलहन तिलहन के दाम है उसको आप 100% खरीदने के अलावा अगर ऊपर कीमतें मिल रही हैं तो उसके लिए भी कोई मैकेनिज्म हो? एमएसपी बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट सिस्टम है और खरीदी बहुत ज़्यादा बड़ी है। उसका एक रिजल्ट सीधा यहाँ पे दिखते हैं, प्राइस में भी और क्वांटिटी में भी, दोनों में इन 10 वर्षों में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। 4th रो। सर मेरा सवाल है, आपने ये जो प्रोजेक्ट लिया है रतलाम से नागदा के बीच में, ये इस पे काफ़ी ट्रैफिक होता है, लेकिन ये सारा ट्रैफिक होता है महाराष्ट्र गुजरात जाने वाला। सर एक और रूट था यहाँ से जो नागदा से इंदौर, इंदौर से मनमाड़ वाला। सर इंदौर मनमाड़ वाले रूट पे कितनी प्रोग्रेस हुई है उस पर, क्योंकि बहुत सालों से मांग हो रही थी उसकी, क्या उस पर कुछ? इंदौर मनमाड़ कुछ ही समय पहले यहाँ पे आप कैबिनेट में फैसलों में देखा होगा, मेरे ख्याल से 3-1 महीने पहले सैंक्शन हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी लाइफलाइन है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के आगरा से अगर ले, वहाँ से लेके मुंबई तक वो कॉरिडोर पूरा बनता है, तो दैट विल बिकम अ मेजर लाइफलाइन। उसमें अच्छी प्रोग्रेस है। दोनों सरकारें, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारें, दोनों के दोनों अच्छा सपोर्ट दे रही है। इसमें सुपर कोऑपरेशन है। लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है, लैंड का फाइनल जो डिटेल्ड अलाइनमेंट होता है, प्लॉट बाय प्लॉट, किसान का एक एक खाते से जो मिलान होता है, वो सब काम अभी चल रहा है। 5th रो। सर मैं लक्ष्मण से एक अलग सेक्शन कर लो, ऑफिशियल्स का आपसे एक अलग सेक्शन कर। सर मैं लक्ष्मण हूँ CNBC आवाज़ से। आपने जो अब तक एक आंकड़ा दिया कि कैबिनेट में अब तक किस किस सेक्टर के लिए कितने फैसले हुए, तो रेलवे के लिए 24 रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई, जिसमें 1333 किलोमीटर नई लाइन की है। मैं ये समझना चाहता हूँ, कुछ आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कितनी नई रेलवे लाइन बिछानी है? करीब 40,000 किलोमीटर। तो 40,000 में अभी तक 1333 हुए, तो 40,000 कब तक? ये तो केवल ये पिछले 12 महीने की, इसके पहले भी तो सैंक्शन हुई। अभी कितने बचे हैं और कब तक टारगेट कुछ आप दे पाएंगे? ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक स्टडी की गई है। पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को PM गति शक्ति पोर्टल पे मैप किया। उसके बाद में देश के जितने भी प्रोडक्शन सेंटर्स हैं उनको, और जो कंजम्पशन सेंटर्स है, डिमांड सेंटर्स हैं, उन सबको मैप किया। और उसके बाद में गैप्स जहाँ जहाँ पर आई है, कहीं पे नई लाइन की ज़रूरत होती है, कहीं पे आपको ज़रूरत पड़ती है डबलिंग की, कहीं पे ट्रिपलिंग की, कहीं पे 4 लाइनिंग की, कहीं पे पोर्ट से कनेक्टिविटी के लिए ज़रूरत है। इस तरह से करके कंप्लीट एक प्लानिंग की गई, बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग है। उसी प्लानिंग के अनुसार DPR बन रही है। जैसे जैसे DPR बनती है, इसका पूरा एक प्रोसेस है, नीति आयोग से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, कॉमर्स में, इंडस्ट्री में, इन सब का एक पूरा कंप्लीट एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के हिसाब से इसका अप्रूवल है। और ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इस प्रोसेस के कारण देश की जो रेलवे की कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी बढ़ेगी आने वाले वर्षों में। सर एक सवाल है कि दाल को लेकर 2014 से ही जो प्रोडक्शन कम हो रहे थे, बाहर से हमें आयात करना पड़ रहा था। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ भी आई कि दाल की रेट भी बढ़ गए थे, तो मिशन एक तरह से पल्स भी चलाया गया था। आपने MSP लगातार बढ़ते हुए का डाटा भी दिया। हम केवल ये समझना था कि जो रकबा बढ़ाने की जो कोशिश की जा रही थी वो कितना, चाहे अरहर हो या फिर दूसरे दाल में, कितना कितना रकबा बढ़ा है क्षेत्र वाइज? एग्जैक्ट रकबा बढ़ाने का डिटेल आपको डिपार्टमेंट की तरफ से दे देंगे, पर सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है। Good afternoon, sir. Shishir here from Hindu Business Line. Sir, my question is about Kisan Credit Card. What is the rate of delinquency in the Kisan Credit Card, sir?
रेट ऑफ इंटरेस्ट, Rate of delinquency, sir. Rate of delinquency, NPA, sir. वो मेरे पास नहीं होगी अभी डेट। उधर से कोई नहीं और सवाल पीछे आप अपना ये उठाइए। हाँ 245। अच्छा लक्ष्य प्रकाश, हाँ बोलिए। इधर ये पीछे माइक यार, पहले सामने सामने दीजिए, इधर इधर ये और आगे ये नेक्स्ट उसके बाद। हाँ जी। Sir, Prakash Priyadarshi from ET Now. How many Kisan credit cards have been distributed so far, and the government? 7 करोड़ 71 लाख। 7 करोड़ 71 लाख। एक सेकंड, ये नंबर आपके सामने। 7.71 करोड़। So have you achieved saturation level? Significantly, almost. हेलो, हिमांशु शर्मा फ्रॉम 10 न्यूज़ नेटवर्क। सर, जो किसान क्रेडिट कार्ड वाली सुविधा है वो हर किसान तक पहुंचे, और इसके लिए क्या कुछ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है आपके द्वारा फॉलो किया? बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से मल्टी चैनल अप्रोच है। एक तो जो जितनी हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, किसान विकास केंद्र है, किसानों के साथ संवाद करने का एक तरीका है, इन सब के माध्यम से, बैंक ब्रांच के माध्यम से, that's why we have been able to reach this large number of 7.5 crore, 7 crore 71 lakh farmers, उनको कवर किया गया है। तो इसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है ज़मीन पे। अगर आप देखेंगे तो जो मनी लेंडर्स के बड़ा जो इम्पैक्ट होता था, आप 10-15 साल पहले जब बात करते थे तो उस टाइम में मनी लेंडर्स का एक बड़ा इम्पैक्ट होता था। वो इम्पैक्ट आज ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी कम हो गया है। आप खुद भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं और वहाँ देखें। आई थिंक पीछे एक 200, अब तो और कोई नहीं बचा। 200। Sir, Girish from Mint. Sir, what is the total value of all the infrastructure projects approved today, and the MSP, is it already part of the budget allocation, or will there be any additional outgoes? I'll come to the second question first. MSP is part of the budget allocation, but as you know, in our budgeting process, during the RE stage, if there is extra required or surplus is there, then it is adjusted at the RE stage. So that way there is a flexibility in the budget allocations. This is the total numbers which are there historically. For this year, the Kharif amount is estimated to be about 2,07,000 crore. Kharif MSP amount is estimated to be about 2,07,000 crore. That is the estimate for this year. What was your second question? Total estimate of for infra. I've just given you the transport infra here. In one of my previous presentations, if you check it's there available to all of you. You check, there would be a total for infra. This is transport infra is about 4,51,000 in the third term of Prime Minister Shri Narendra Modi. Anybody else who has? Acha, okay. 131. Sir, I'm Thwesh from Economic Times. I came a bit late, sir. Just want to understand what is the incremental cargo and passenger handling capacity that will be increased because of these quarter plane projects, railway line. 11 million tons specifically for this Wardha Ballar-Shah. The traffic passenger capacity will significantly increase because quadrupling will make sure that you can move the trains rapidly through that section. अभी क्या होता था कि वर्धा बल्लारशाह वाला सेक्शन एक तरीके से बॉटलनेक बन जाता था। सेम इज द केस ऑफ रतलाम नागदा। सेम इज द केस ऑफ रतलाम नागदा। इसमें भी आप देखो, इस पूरे सेक्शन में ये एक अकेला एक बॉटलनेक बना हुआ था। बहुत छोटा सा सेक्शन है लेकिन बॉटलनेक बना हुआ था। सो इसको भी अभी इनफैक्ट मैंने
अभी दाहोद वाला सेक्शन का इंस्पेक्शन भी किया था, सिग्निफिकेंट अच्छी कैपेसिटी है, ट्रैक की कंडीशन भी बहुत सही है। तो अब ये वाला सेक्शन बन जाने से, क्वाड्रुपलिंग हो जाने से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का जो कंजेशन रहता था वो कंजेशन इससे खत्म हो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन लास्ट सप्लीमेंट्री? सर मैं सचिन बुदौलिया हूँ, मैं यूएनआई से हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने रतलाम नागदा वाला इसका सेक्शन का किया है, इस लाइन को जो मुंबई और दिल्ली वाली है, इसको वेस्टर्न डीएफसी से हम लोग मतलब कितना सपोर्ट मिल पा रहा है फ्रेट का? अच्छा क्या सर, और अच्छा। क्या इसके ऊपर अभी भी फ्रेट के कारण से ही कंजेशन का है या नहीं? डिमांड बहुत लगातार बढ़ रही है, और डिमांड इतनी ज़्यादा है। अगर देखो, तीन कैपेसिटी के लिए तीन बड़े काम हैं। एक तो लाइंस बढ़ाना, दूसरा जो टर्मिनल्स हैं वहाँ पे कैपेसिटी बढ़ाना, जैसे मुंबई की कैपेसिटी डबल करने का काम, करीब करीब हर बड़े शहर का डबल करने का काम एक एक करके प्रोजेक्ट्स लिए जा रहे हैं। तीसरा है टेक्नोलॉजी को, इसमें बेटर टेक्नोलॉजी लाना, हायर हॉर्स पावर के इंजन्स लाना, ट्रेन सेट्स लाना, कवच का फिटमेंट चल रहा है, तो ये सब से ओवरऑल कैपेसिटी बढ़ेगा। और डीएफसी का बहुत बेनिफिट मिला है, और डीएफसी में अभी दोनों अगर मिला लें, ईस्टर्न और वेस्टर्न, तो करीब करीब डेली 380-400 गाड़ियाँ चल रही, तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। दूसरा क्या, जो और जो एक ईस्टर्न कोस्ट का एक डीएफसी प्लान था, एक पहले अनाउंसमेंट हुआ था, डीएफसी में अभी थिंकिंग ये है कि पहले जितने भी हमारे बॉटलनेक्स हैं और ओवरऑल नेटवर्क में जहाँ गैप्स हैं, उनको फिलअप करने से ज्यादा बेनिफिट मिलता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सेना के शौर्य को सलाम, लेकिन मोदी सरकार ने अमेरिका का दबाव क्यों माना, बोले सुरजेवाला। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बुधवार को बेंगलुरु में जय हिंद सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सेना के शौर्य और पराक्रम को सलाम किया। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर सवाल भी उठाया। सुरजेवाला ने कहा है कि हमारी भारतीय सेना ने वीरता और साहस का परिचय देते हुए आतंकवादियों एवं उनके पनाहगार पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया, पर देश की जनता के मन में कई सवाल, जिसका जवाब मोदी सरकार को देना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अमेरिका के दबाव में मोदी सरकार ने सीज फायर कर दिया और उससे पूरे देश में आक्रोश है। आखिर मोदी सरकार ने अमेरिका का दबाव क्यों माना? पूरे देश को, कर्नाटक के हर भाई बहन को आप पर गर्व है, आप पर फक्र है, आप पर नाज है। ये हमारी तीनों सेनाएं हैं जिसकी वजह से हम सब खुली स्वतंत्रता की सांस ले पाते हैं। ये आपका शौर्य है, ये हमारी सेनाओं का पराक्रम है, ये हमारी सेनाओं की बहादुरी है, जो भारत मां की, मां भारती की रक्षा के लिए एक कदम पीछे नहीं हटाते, दुश्मन की गोली सीने पर खाकर भी तिरंगे में लिपटकर घर वापस आना बेहतर समझते हैं, इसकी बजाय कि दुश्मन 1 इंच हमारी भूमि पर पांव रख सके। ये केवल आपकी वजह से संभव है। आपके शौर्य को सलाम, आपके पराक्रम को सलाम, आपकी बहादुरी और वीरता को सलाम। 1965 की लड़ाई हो या 1971 की लड़ाई हो या 1947 में कश्मीर में कबायलियों द्वारा और पाकिस्तान की सेना द्वारा किया गया हमला हो, हर बार हमारी सेना ने, और फिर कारगिल हो या इस बार ऑपरेशन सिंदूर हो, हमारी सेना ने जाबाज तरीके से और बहादुरी से और पराक्रम से हमेशा दुश्मन को जवाब दिया है कि मां भारती की तरफ अगर एक आंख उठाकर कोई देखेगा तो फिर हमारी सेना उसका वो हाल करेंगी जो हमारी सेनाओं ने करके दिखाया है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े आपने करके दिखाए इंदिरा जी के नेतृत्व में, और एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर में आपने कर दिखाया कि हमारी सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन सेनाओं में से है। दोस्तों, साथियों, मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, पर यह भी सच है कि हम सेना के पराक्रम और शौर्य की सराहना तो करते हैं, हम उनको सलाम और सैल्यूट तो करते हैं, हम उनकी बहादुरी का गुणगान तो करते हैं,
और ये भी सच है कि सेना की उस तैयारी के लिए हमें एक मुल्क के तौर पर एक पूरे मुल्क के तौर पर जो मदद करनी चाहिए, क्या वो हम कर रहे हैं? ये सवाल भी जय हिंद सभा के माध्यम से उठाया जाना चाहिए। मुझे केसी वेणुगोपाल जी एक दिन पूछ रहे थे, जब मैं हमारे संचार विभाग कम्युनिकेशन का हेड था, how many vacancies are there in the armed forces today? So we requested one of our members of parliament to ask this question, sir. And after 2023, government has stopped giving this data. But it is now estimated, that time the vacancies were 1,22,000 with over 15,000 officers post vacant. Today, in the Indian Armed Forces, 1,75,000 posts are vacant. And it is estimated by defense experts that about 25,000 officers posts may be vacant in the 3 armed forces. How are we going to effectively help our armed forces in serving our country if we don't do recruitment? अगर हम भर्ती नहीं करेंगे, अगर 1,75,000 तीनों सेनाओं में पद खाली रहेंगे, अगर 20 से 25,000 ऑफिसर जो हमारी सेना को लीड करते हैं और बहुत सारे लोग सामने और इस मंच पर मौजूद हैं, तो फिर हम हमारी सेना को एक सशक्त सेना बनाने में मदद कैसे करेंगे? ये सवाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद जरूर पूछा जाना चाहिए। ये सवाल यहां एयरफोर्स के डेकोरेटेड ऑफिसर्स बैठे हैं। मुझे ये बताया गया कि हमारे एयरफोर्स में 45 या 48 एयर स्क्वाड्रन्स होनी चाहिए, दैट इज द सेक्शन स्ट्रेंथ, बट ओनली देयर आर 24 एयर स्क्वाड्रन्स ऑपरेशनल। If we keep half of our air squadrons non-operational, then how are we going to give a befitting reply to the enemy? Sir, it is hats off to you. It's hats off to your valor. It's hats off to the bravery of our pilots, of our Air Force, that they gave a befitting reply. But I ask myself as an Indian, not as a congressman, but as an Indian. मैं एक हिंदुस्तानी के तौर पर खुद से सवाल पूछता हूं, क्या देश के तौर पर हमारी ये जिम्मेवारी नहीं, क्या हमारी सरकार की ये जिम्मेवारी नहीं कि अगर 45 या 48 स्क्वाड्रन पूरी है मंजूर, तो वो पूरी की पूरी हो, उनमें से 24 फंक्शनल ना हो, 48 की 48 एयर स्क्वाड्रन फंक्शनल हो, ताकि हम दुश्मन को सही जवाब दे सके। One rank, one pension is an issue that Shri Rahul Gandhi has raised repeatedly. वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। One rank, one pension 2014 के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस समय और डिफेंस मिनिस्टर, अगर मुझे सही याद है तो एंटनी जी और चिदम्बरम जी होम मिनिस्टर थे, तो वी गेव 1 rank 1 pension as the ex-servicemen wanted. But in that sense, government has never been able to implement that order. We have increased pensions, yes. We have given benefits, yes. But is it sufficient or akin to what our armed forces wanted? हमारी आर्म फोर्सेस ने हमेशा ये कहा कि 1 rank 1 पेंशन सही मायनों में दी जानी चाहिए। हर बार जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में लोग बैठे हैं, और सिद्धार्थ भैया जी तो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं चीफ मिनिस्टर के साथ, दे ऑलवेज गिव अस एन एक्सप्लेनेशन, ओ देयर इज नॉट इनफ मनी। I as a citizen of India, I as somebody who has family in the armed forces, who continue to serve and who have served as a member of the armed forces of India, I ask today myself, I ask that of my government, I ask that of every Indian, I ask that of every Kannadiga, कि अगर फौज को 1 rank 1 पेंशन देने की आवश्यकता है, तो उसकी आड़ में पैसा क्यों आता है? कहीं और से पैसा कम कर दीजिए, सबका 2-2 हजार रुपया कम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 5,000 कम करिए, पर हमारी सेनाओं को 1 rank 1 पेंशन दीजिए, उस पर समझौता नहीं हो सकता। मुझे याद है कि
जब कांग्रेस की दिल्ली में सरकार थी, क्योंकि अब एक रियल पॉसिबिलिटी जो है, जिसके बारे में जब भी आर्म सर्विस पर्सनल, एक्स आर्म सर्विस पर्सनल जब भी वो मिलते हैं तो वो ये बताते हैं कि टू फ्रंट वॉर एक रियल पॉसिबिलिटी है. वी कांट विश इट अवे. Somebody, a civilian can't say, oh, it's never going to happen. Our army, our air force, our navy knows better. And serving armed services personnel and the retired generals of the army who have led commands, who know operational efficacies, they have repeatedly said that a two-front war in India is a real possibility. और उस two-front war को देखते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एक माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स की बात की थी, जिसमें 60,000 पर्सनल होने थे, ताकि कभी भगवान नहीं करे ये पॉसिबिलिटी हो. वी शुड बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर इट. Even today in this Operation Sindoor, we saw how China and its was actively assisting Pakistan on the other side. Why has Mountain Strike Corps not been implemented for 11 years? That's a question that must be asked. Not for criticizing the government, but for the operational efficacy and assistance of our armed forces. ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि अगर दो फ्रंट पर लड़ाई हो गई चीन और पाकिस्तान से, तो हमारी आर्म फोर्सेस को, हमारे सिपाहियों को, हमारे ऑफिसर्स को किस किस चीज की आवश्यकता है. देश की ये कर्तव्य है देश का कि वो सारी चीजें दिलवाए, उनके लिए इंतजाम करके रखे. और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स की स्थापना का निर्णय किया था ताकि टू फ्रंट वॉर के अंदर वो काम आए. पर आज तक वो रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो पाई और सरकार ये कब करेगी, ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए. और ड्रोन और मॉडर्न वॉरफेयर वो एक रियल पॉसिबिलिटीज है अब जो जमीन पर दिखती हैं. इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि दुश्मन ने पूरी की पूरी एक ड्रोन आर्मी का इस्तेमाल किया. बहुत देर से हमारी फौज की ये मांग है कि एक सेपरेट ड्रोन बटालियन और इसी प्रकार से रोबोटिक्स और एआई का इस्तेमाल, इन दोनों के लिए हमारी आर्म फोर्सेस को इक्विप करने की फाइनेंशियली टेक्निकली सूटेबल आवश्यकता है. यह सवाल तो जरूर खड़ा किया जाना चाहिए सरकार से कि वो ये कब करेंगे ताकि हमारे लोगों को इस बात के लिए पूरी तैयारी की मदद मिले. और यह सवाल भी अवश्य पूछा जाना चाहिए कि हमारी आर्म फोर्सेस तो जीत रही थी, उन्होंने तो पाकिस्तान के घुटने टिकवा दिए थे. पाकिस्तान पीछे हट गया था. पाकिस्तान के एयर बेस जो है वहां तक हम पहुंच गए थे. हमने उनके एयर बेसिस पे हमला किया था, उनकी ऑपरेशनल एफिकेसी को इंपैक्ट किया था. और ऐसे समय में जब सब ये मान रहे थे कि आज हिंदुस्तान उग्रवाद के पूरे ढांचे को तहस नहस कर देगा, नष्ट कर देगा, तो एकदम युद्ध विराम की आवश्यकता क्या पड़ गई. और वो युद्ध विराम भी जिसकी घोषणा हिंदुस्तान ने नहीं की, अमेरिका के राष्ट्रपति ने की. मैं आज एक हिंदुस्तानी के तौर पर पूछता हूं, हम दूसरे देशों का सम्मान करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, पर अमेरिका के राष्ट्रपति कौन होते हैं हमारे युद्ध विराम का फैसला करने वाले. 5:35 पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्विटर हैंडल से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा करते हैं. 5:38 पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री युद्ध विराम की घोषणा करते हैं. और विक्रम मिस्री जी जो हमारे विदेश सचिव हैं, वो 5:58 पर देश को बताते हैं. कौन है अमेरिका या कौन है तीसरा मुल्क जो हमारे युद्ध विराम का निर्णय कर सके. ये सवाल तो जरूर पूछा जाना चाहिए. और यह भी पूछा जाना चाहिए कि उस युद्ध विराम की शर्त क्या है. क्या पाकिस्तान अब उग्रवाद के ढांचे को खत्म कर देगा? क्या मौलाना मसूद अजहर और अब्दुल राउफ जैसे, दाऊद इब्राहिम जैसे उग्रवादियों को हिंदुस्तान को सौंप देगा? क्या वो 5 उग्रवादी जो पहलगाम में आए थे वो हमें वापस मिलेंगे ताकि हम तख्त लगाकर उनको फांसी लटका सकें,
जैसे आपने अजमल कसाब को लटकाया था हमारी फौज ने बंबई हमले के बाद। ये सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि युद्ध विराम शर्तों के आधार पर होता है। याद करिए जब आपने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर और उसके बाद युद्ध विराम करवाया था, फील्ड मार्शल मानेक शाह जी थे, हमारी फौज के बहादुर लोग थे, बहुत सारे आप में से उस समय शायद आपने सर्व किया होगा। तो इंदिरा जी ने बाकायदा शिमला समझौता किया था और पाकिस्तान के घुटने टिकवाए थे, लिखकर पाकिस्तान ने समझौता किया था। आज पाकिस्तान ने हमसे क्या समझौता किया है युद्ध विराम का, उसकी शर्त क्या है? क्या वो अब दोबारा हमारे फौजी जवानों पर घात लगाकर हमला करना बंद कर देंगे? क्या पाकिस्तान के टेरर कैंप्स को खत्म कर देंगे? ये सब बातें जो हैं, इन सब बातों के बारे में सवाल तो पूछा जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे चीफ गेस्ट यहां पर हैं, बहुत सारे आर्म फोर्सेस के हमारे अधिकारीगण यहां हैं। दोस्तों, साथियों, आप सब जो जाबाज हमारी तीनों सेनाओं के साथी यहां आए हैं, आपके जज्बे को सलाम, आपकी बहादुरी को सलाम। और आज हम ये वचन देते हैं आपको जय हिंद सभा से कि पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी हमारे आर्म फोर्सेस पर्सनल को जिस चीज की आवश्यकता होगी, सर्विंग को भी, रिटायर्ड को भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी, हमारी कर्नाटक की गवर्नमेंट भी सिद्धारमैया जी के नेतृत्व में और डीके शिव कुमार जी के नेतृत्व में, जो खुद ही आज आर्म फोर्सेस पर्सनल लग रहे हैं, उन्हें भर्ती करवाना ही पड़ेगा लगता है। We will stand by you, we will stand with you, we will stand behind you, and we shall continue to support you unreservedly, and we will provide all support, not only from Government of Karnataka, but also as a leading opposition party, the principal opposition party, led by Shri Mallikarjun Kharge and Shri Rahul Gandhi ji. That is our solemn promise to you. That is our solemn commitment to you. And the entire nation stands with our armed forces unreservedly, and we shall continue to support our armed forces. That is a resolve that everybody should take today. Thank you. Jai Hind. Namaskar. बढ़ते अगली खबर की ओर। हमास ने माना अमेरिका का नया प्रस्ताव। फिलिस्तीनी समूह हमास ने मंगलवार को अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ की ओर से पेश किए गए नए युद्ध विराम प्रस्ताव को मंजूरी देने का ऐलान किया है, जो गाजा पट्टी पर चल रहे इजरायली आक्रमण को रोकने की कोशिशों में संभावित सफलता की उम्मीद जगा रहा है। एक आधिकारिक बयान में हमास ने कहा कि प्रस्ताव एक सामान्य रूपरेखा को रेखांकित करता है, जिसमें एक अस्थायी युद्ध विराम, गाजा पट्टी से इजरायली सेना की पूरी तरह से वापसी, मानवीय सहायता का तत्काल प्रवेश और समझौते को औपचारिक ऐलान के बाद एन्क्लेव के नागरिक मामलों को प्रशासित करने के लिए एक पेशेवर समिति का गठन शामिल है। वह स्टीवन विटकॉफ ने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफ के दौरान कहा, हम एक समझौता को प्रस्तुत करने के करीब हैं, जिसकी आज समीक्षा के लिए राष्ट्रपति के पास पहुंचने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें युद्ध विराम और संघर्ष के लंबे समाधान पर पहुंचने की उम्मीद है। I think that we are on the precipice of sending out a new term sheet that hopefully will be delivered later on today. The President is going to review it, and I have some very good feelings about getting to a long-term resolution, temporary ceasefire, and a long-term resolution, a peaceful resolution of that conflict. बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएम ने 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की, अब परिणाम दिख रहा है, बोले गिरिराज। पीएम मोदी के आगामी बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी का एकमात्र लक्ष्य बिहार का विकास है और उन्होंने कहा है कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। 2015 में उन्होंने 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी, जिसका परिणाम अब दिखने लगा है। विपक्ष के पास चेहरा है, कुछ बोलने की ताकत है। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी का लक्ष्य केवल है बिहार का विकास, और उनका कहना है कि बिहार के विकास के बगैर देश का विकास संभव नहीं। उन्होंने 2015 में कहा था
और 1.25 लाख करोड़ दिया। वो सड़कें झकझका करके दिख रही है। 1.25 लाख करोड़ का जो प्रोजेक्ट था, 2 एडिशनल 25-25 लाख का प्रोजेक्ट दिया, 25-25 हजार करोड़ का मधेपुरा और मढ़ौरा। वही नहीं, और तो और 17 पुल गंगा पर दिया है। आज जो लालू जी के राज में खटर खटर करके मुजफ्फरपुर 3 घंटा में पहुंचते थे, 4 घंटा में, आज 1.25 घंटा 1.5 घंटा मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं। बक्सर जाते हैं 1.5 घंटा 1.25 घंटा। गोपालगंज चले जाएं लालू जी अपने घर पर किस ढंग से उड़ते हुए, पहले उड़न खटोला पर जाते थे, आज गाड़ी खटोला पर जाएं, उड़न खटोला का आनंद देगा। ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के डबल इंजन की सरकार का विकास दिख। बढ़ती अगली खबर की ओर। रणवीर पठानिया के बयान पर मचा बवाल। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भाजपा विधायक रणधीर सिंह पठानिया ने एक ऐसा बयान दिया है जो अब विवादों में आ गया है। पठानिया ने भारतीय सेना और वायुसेना के जवानों के शौर्य पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरफोर्स के जवान सोए हुए थे। पठानिया, जो उधमपुर ईस्ट से विधायक है, ने ये भी कहा है कि हमारा कसूर है कि हमने इनको पलकों पर बैठा कर रखा है, ये इनकी नालायकी होगी। विधायक के इस बयान से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जहां एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सुरक्षा बलों ने साहस तथा वीरता का परिचय दिया, वहीं भाजपा विधायक के इस बयान को सैन्य बलों के मनोबल पर असर डालने वाला कहा जा रहा है। फिलहाल भाजपा की तरफ से इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, वही विपक्षी दलों ने इस पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं। बढ़ती अगली खबर क्या, मारा गया हमास नेता मोहम्मद सिनवार नेतन्याहू ने की पुष्टि। इजरायली के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को पुष्टि की कि 13 मई को इजरायली हवाई हमले में हमास कमांडर मोहम्मद सिनवार मारा गया था। इजरायली रक्षा मंत्री कार्टर्स की ओर मई महीने के बीच में सिनवार की मौत का दावा किया गया था। पीएम का बयान सबूतों की पहली आधिकारिक पुष्टि के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले आईडीएफ के सूत्रों ने विदेशी मीडिया में आई उन रिपोर्टों पर संदेह जताया था जिनमें कहा गया था कि सिनवार का शव उसके लगभग 1 दर्जन सहयोगियों के साथ पाया गया था, जिनमें राफा ब्रिगेड के प्रमुख मोहम्मद शबनाह भी शामिल थे, जिन्हें सिनवार का संभावित उत्तराधिकारी माना जाता था। हालांकि मीडिया से बात करते हुए आईडीएफ सूत्रों ने कहा है कि हमले के समय दोनों हमास नेता एक साथ थे, इसलिए बहुत संभव है कि उनकी मौत हो गई हो। חיסלנו את דף, הנייה, יחיא סנואר ומוחמד סנואर। बढ़ती अगली खबर की ओर। बांग्लादेश के बल्लेबाज को हेलमेट पकड़कर पीटा। ढाका के मैदान पर साउथ अफ्रीका के गेंदबाज शेपो एंतुली और बांग्लादेशी बैटर रिपन मंडल आपस में भिड़ गए। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों मारपीट पर उतर गए। हालांकि इस दौरान साउथ अफ्रीका के गेंदबाज ज्यादा आक्रामक दिखे और उन्होंने बांग्लादेश के बल्लेबाज रिपन मंडल को घूसा जड़ दिया। शेपो एंतुली यही नहीं रुके और उन्होंने हेलमेट पर खींचा। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रिपन ने एंतुली की गेंद पर छक्का लगाया और फिर पिच की दूसरी तरफ चल दिया। दूसरी तरफ मेहदी हसन खड़े थे। इसी बीच मंडल और एंतुली के बीच कहासुनी शुरू हो गई। कुछ ही पलों बाद एंतुली रिपन के पास पहुंचे और उनका हेलमेट पकड़ लिया। उन्होंने जोर से हेलमेट पकड़ते हुए रिपन को धक्का दिया। इस दौरान उनके साथ कुछ अन्य खिलाड़ी भी आ गए हैं। पहली बार नहीं है जब कुछ ऐसा हुआ हो। What's going on? হাতাহাতি ক্রিকেট মাঠে। What is this? This is extreme. This is not acceptable. ক্রিকেট মাঠে বড়জোর মুখে লড়াই আমরা দেখেছি, তাই বলে এভাবে হাতাহাতি। এন্টুলি তো হেলমেটেও বাড়ি মারলেন রিপনের, যতটুকু দেখতে পেলাম। আমরা নিশ্চিতভাবে অ্যাকশন রিপ্লেটা দেখ। बढ़ती अगली खबर क्या, विराट कोहली अनुष्का शर्मा के एयरपोर्ट पर क्यूट मोमेंट वायरल। बॉलीवुड और क्रिकेट की सबसे चहेती जोड़ियों में से एक विराट कोहली और अनुष्का शर्मा एक बार फिर अपने खूबसूरत बॉन्ड की झलक दिखाते नजर आए। हाल ही में सोशल मीडिया पर इन दोनों का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें विराट जोर जोर से हंसते नजर आ रहे हैं और उनका अनुष्का के साथ उनका क्यूट केमिस्ट्री वाला पल फैंस का दिल जीत रहा है। यह प्यारा वीडियो लखनऊ एयरपोर्ट का है, जहां ये कपल आरसीबी के मैच में जीत के बाद स्पॉट हुआ। विराट और अनुष्का की लव स्टोरी हमेशा से चर्चा में रही। दोनों ने साल 2017 में शादी की थी और आज ये 2 प्यारे बच्चों के माता पिता है, बेटी वामिका और हाल ही में बेटा जन्मा।
सेबी की पूर्व प्रमुख माधवीपुरी बुच को बड़ी राहत। सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच को आखिरकार बड़ी राहत मिल गई है। उन्हें हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट से जुड़ी जांच में क्लीन चिट दे दी गई है जिसमें उन पर अदानी समूह से जुड़े विदेशी फंड्स में हिस्सेदारी रखने और जांच प्रभावित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। लोकपाल द्वारा की गई जांच में स्पष्ट किया गया है कि बुच और उनके पति पर लगे सभी आरोप निराधार और तथ्यहीन हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब एक लंबे विवाद पर विराम लग गया है जिसने बाजार और राजनीति दोनों को प्रभावित किया था। अगस्त 2024 में प्रकाशित रिपोर्ट पे यह दावा किया गया था कि माधवीपुरी बुच और उनके पति ने उन विदेशी फंड्स में हिस्सेदारी रखी जो अदानी समूह से जुड़े थे। आरोप यह भी था कि इन फंड्स की जांच सेबी द्वारा ढील के साथ की गई जिससे मिली भगत की आशंका जताई गई थी। इन दावों के बाद विपक्ष ने भी सरकार और सेबी पर निशाना साधा और तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि बुच और उनके पति ने इन आरोपों को शुरुआत से खारिज किया और उन्हें बदनाम करने की कोशिश बताई। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए रचा इतिहास। भारत ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए रचा है इतिहास। भारतीय एथलेटिक टीम ने मीटर मिश्रित रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर अपना खिताब बरकरार रखा। भारतीय रिले टीम ने जबरदस्त तालमेल और गति का प्रदर्शन करते हुए दौड़ पूरी की और सभी को पीछे छोड़ दिया। भारतीय टीम की ओर से रुपल चौधरी, संतोष कुमार, तमिलरासन, विशाल टीके और सुभा वेंकटेशन ने दमदार प्रदर्शन किया। चारों धावकों ने शानदार टीम वर्क दिखाया और शुरुआत से ही भारत को दौड़ में बनाए रखा जिसका परिणाम भारत को मिला। भारत ने एक बार फिर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। इससे पहले भी भारत ने इस खेल में गोल्ड मेडल जीता था। 자, 손드는 인도. 자, 김주아 현재 4위. 대한민국 믹스 릴레이 대표팀 그리고 현재 가장 선두 인도는 결승선을 눈앞에 두고 있습니다. 인도 금메달 그리고 중국이 2위. 김주아 마지막까지 बढ़ते अगली खबर क्या। राउत की वकालत में उतरे कांग्रेस। विजय वडेट्टीवार ने शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत की वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग का समर्थन किया है। विजय वडेट्टीवार ने राउत का समर्थन कर सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया है कि आखिर सरकार को कौन रोक रहा है। उन्होंने महायुति पर भी सवाल खड़ा किया है। विजय वडेट्टीवार ने महायुति में केवल स्वार्थ की भावना की। सीएम देवेंद्र फडणवीस की टिप्पणी की दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बीच कोई संवाद नहीं है, पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा सरकार के भीतर ही कोई संवाद नहीं है, सरकार बिना किसी संवाद के चल रही है। तीनों के बीच कोई संवाद नहीं है, केवल स्वार्थ है, यही साफ साफ दिख रहा है। सरकार में ही संवाद नहीं है, बिना संवाद से सरकार चल रही है। सरकार में संवाद नहीं है, स्वाद है। तीनों में स्वाद है, स्वार्थ है, संवाद नहीं है, यही दिखता है। ये देखो, भावनिक बीजेपी का लोगों को भावनात्मक दृष्टि से गुमराह करने की बात होती है हमेशा। अगर सच्चाई है तो संजय जी राउत बोल रहे तो करना चाहिए ना। उनको किसने रोका है? दिल्ली से गली तक उनकी सरकारें है, तो रोका किसने? अगर इतना बड़ा सम्मान मान है तो संजय राउत कहते उस स्थिति में उनको देना चाहिए था, दिखावा नहीं होना चाहिए। ये बात उन्होंने सच कही है। बढ़ते अगली खबर क्या। रेखा सरकार के 100 दिन पर आपका रिपोर्ट कार्ड। दिल्ली में बीजेपी की सरकार कल यानी शुक्रवार को 100 दिन पूरे हो रहे हैं। उससे पहले गुरुवार को विपक्षी दल आम आदमी पार्टी ने रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। पूर्व सीएम आतिशी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेखा गुप्ता की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने 100 दिन में दिल्ली वालों का जीवन नरक बना दिया है। 100 साल की चलती हुई दिल्ली की व्यवस्थाओं को उसने ठप कर दिया। आप नेता ने कहा है कि हम 15 मुद्दों पर 100 दिन के बीजेपी के फेलियर का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। ये रिपोर्ट कार्ड हम दिल्ली में घर घर तक ले जाएंगे। दिल्ली में घंटों घंटों पावर कट लग रहे हैं, क्या हम 2025 में रहते हैं? आतिशी ने कहा है कि 7 से 15% तक पीपीएससी के नाम पर बढ़ा दिए गए हैं। अगले महीने से बढ़े हुए बिल आने लग जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगी हुई थी, लेकिन जिस दिन से बीजेपी की सरकार आई फीस में भी बढ़ोतरी हो गई। बढ़ते अगली खबर की। पहलगाम हमले के बाद भी हम अमरनाथ यात्रा के लिए तैयार, बोले सीएम उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को एक बैठक में कहा है कि इस साल की अमरनाथ यात्रा पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमारे लिए खास चुनौतियां पेश करेंगे, लेकिन हम उन चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार हैं।
उन्होंने भरोसा जताया कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे ताकि यह तीर्थ यात्रा सुचारू रूप से पूरी हो सके। सीएम ने कहा, इस साल की अमरनाथ यात्रा लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट से विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण होगी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी कोशिशों और समर्पण के साथ हम सभी जरूरी इंतजाम कर लेंगे। उन्होंने एक उर्दू के शेर का जिक्र करते हुए कहा है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो लंबी है, गम की शाम मगर शाम ही तो है। इस शेर के जरिए उन्होंने मुश्किल वक्त में भी उम्मीद बनाए रखने की बात कही। बढ़ते अगली खबर क्या, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जारी की डरावनी चेतावनी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। तेज धूप और बढ़ते तापमान की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी को लेकर विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 80% संभावना है कि 2025 और 2029 के बीच का साल 2024 से ज्यादा गर्म होगा। WMO की रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के अनुकूल फैसला लेने के लिए लगातार जलवायु निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। उसमें कहा गया है कि 2025-29 के बीच हर साल वार्षिक औसत वैश्विक औसत सतही तापमान 1850-1900 के औसत से 1.2 डिग्री सेल्सियस और 1.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होने की संभावना है। इसका मतलब है कि अगले 5 सालों के दौरान वार्षिक वैश्विक तापमान रिकॉर्ड स्तर पर या उसके करीब बने रहने की संभावना है। पिछले 60 सालों में देखे गए वार्षिक औसत तापमान से काफी ऊपर रहेगा। अब वक्त हो चलो दर्शकों ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मयूरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। MNS न्यूज़ला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।